अस्सलामुअलैकुम। जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा एक। ये आपका दूसरा लेसन है। तीसरा लेसन भी इसी नाम से है, जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा दो। ठीक है, तो हम लोग दूसरा लेसन देखने वाले हैं। जानदारों में हयाती अफ़ाल कैसे अंजाम पाते हैं। जानदार यानी हैवानात और नबातात, वो अपने ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए अपने हयाती अफ़ाल किस तरह अंजाम देते हैं। जैसे मोटर बाइक है, उसको चलाने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है। पेट्रोल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल डालोगे तो मोटर बाइक चलेगी। मोबाइल चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, चार्ज करोगे तो मोबाइल चलेगा। या दूसरे गैजेट्स को भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। मतलब कोई ना कोई तवानाई का सोर्स चाहिए, कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए जिसकी वजह से वो अपने वो गैजेट्स चल पाए। तो जानदारों में भी हमको तवानाई की ज़रूरत होती है। तो कैसे मिलती है तवानाई, और क्या तवानाई हासिल करने के लिए सांस लेना भी ज़रूरी है, सांस का भी कोई अमल दखल है। इन्हीं सारे सवालात को इस सबक में हम लोग जानेंगे, क्योंकि साइंस जो है वो क्यों और कैसे का नाम है। जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा एक। इसमें आपको स्टार्ट में ज़रा याद कीजिए, इसमें 7 सवालात दिए गए हैं। तो ये सवालात इसलिए होते हैं ना, ताकि आप ये सबक समझने के काबिल हो जाओ। ये साबिक़ा मालूमात पर बेस होता है, आपके जो अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है उसके हिसाब से। तो देखिए, पहला सवाल है, ग़िज़ा और इसमें मौजूद तग़ज़ियाती मादे जिस्म के लिए किस तरह मुफीद होते हैं। ग़िज़ा यानी जो हम लोग चीज़ खाते हैं, मतलब सब्ज़ी, तरकारी, ब्रेड्स, फल, फ्रूट और अंडा, दूध, मछली, चर्बी, तेल वगैरह। ठीक है, ये सारी हम लोग ग़िज़ा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तग़ज़ियाती मादे किसे कहेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ा में जो शामिल होता है उसे तग़ज़ियाती मादा कहते हैं। और विटामिन्स है, हयातीन है, प्रोटीन है, उसके बाद चर्बी है, ये सारे जो है तग़ज़ियाती मादे हैं। इसकी अहमियत ये है कि ये सारे तग़ज़ियाती मादे अगर हमारी ग़िज़ा में शामिल होंगे तो उस ग़िज़ा को हम लोग मुतवाज़न ग़िज़ा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, वही सवाल आ गया, जिस्म के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की क्या अहमियत है। मुतवाज़न ग़िज़ा की क्या अहमियत है, तो जिस्म के मुताबिक सारे तग़ज़ियाती मादे जिस ग़िज़ा में शामिल होते हैं, ऐसी ग़िज़ा को या इसे मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। तो मतलब जिस ग़िज़ा में सारे जो तग़ज़ियाती मादे हैं जो हमने अभी देखे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हयातीन, चर्बी वगैरह, ये सारे जिस ग़िज़ा में शामिल होंगे, ऐसी ग़िज़ा को हम लोग मुतवाज़न ग़िज़ा कहेंगे। ठीक है, और इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, एक दिन में हम लोग को जितनी तग़ज़ियाती मादे चाहिए, अगर हमारी ग़िज़ा में शामिल है, दूध, अंडा, मछली और चर्बी, और सारी रोगनी तरशे भी है उसमें, और सब्ज़ी, तरकारी भी है, सब चीज़ें शामिल है, तो ऐसी डाइट को हम लोग ऐसे ग़िज़ा को हम लोग मुतवाज़न ग़िज़ा कहेंगे। इसकी क्या अहमियत की बात करें, अगर हम लोग क्या अहमियत है, तो इसकी अहमियत ये है कि इससे क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ती है, यानी बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है, और साथ ही साथ जिस्म की बढ़ोतरी होती है और जिस्म को मजबूती मिलती है। ऐसी कई सारी इसकी जो है वो मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करने की अहमियतें हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है, उज़लात जिस्म के लिए कौन कौन से काम अंजाम देते हैं। उज़लात तो आपको पहले समझना पड़ेगा। उज़लात आपने पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। उज़लात दो किस्म के होते हैं। एक पहली किस्म है उसकी के धारदार उज़लात, और दूसरी किस्म होती है, धारदार उज़लात किसे कहेंगे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। धारदार उज़लात मतलब जैसे हमारे हाथ पैर के उज़लात, जो अ, फूलते और पचकते हैं, सिकुड़ते भी हैं और फूलते भी हैं, हाथ पैर के उज़लात। ठीक है, जिससे हम लोग इससे इससे क्या काम अंजाम देते हैं, तो चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते बैठते, ये सारे काम हम लोग धारदार उज़लात के ज़रिए से करते हैं, जो हड्डी से जुड़े होते हैं। ठीक है, इन्हें इख्तियारी अज़लात भी कहते हैं। दिमाग के ज़रिए इनको हुक्म मिलता है, ये हमारे इख्तियार में होते हैं कि हाथ उठाना है, नहीं उठाना है, चलना है, नहीं चलना है, बैठना है, नहीं बैठना है, तो इन्हें इख्तियारी उज़लात भी कहते हैं। दूसरी किस्म है उज़लात की गैर धारदार उज़लात। गैर धारदार उज़लात को गैर इख्तियारी अज़ा भी कहते हैं। इस पर दिमाग का कंट्रोल नहीं होता, ये ऐटोमेटिक होते हैं, ख़ुद मुख्तार होते हैं। जैसे पेट के उज़लात, यानी ग़िज़ा हज़म करने के लिए जो पेट का काम है, या दिल के उज़लात। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते ना, दिल तू 5 मिनट के लिए मत धड़क भाई, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐटोमेटिकली चल रहा है,
ठीक है। और ये धारदार उजलात से जो काम हम लोग लेते हैं उस पर हमारा इख्तियार होता है, और गैर धारदार उजलात खुद मुख्तार होते हैं। तो इनसे जो काम लेते हैं हम लोग, तो सारी ज़िंदगी के जो आफाल हैं हम हमारे उजलात से ही पूरा करते हैं। ठीक है, खाने पीने से उठने बैठने सारी चीज़ों तक। तो उजलात की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है हमारे उजलात की। चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है निज़ाम इन्हिज़ाम में इन्हिज़ामी रुतूबतों की क्या अहमियत है। निज़ाम इन्हिज़ाम किसे कहते हैं? जिसमें ग़िज़ा हज़म होती है, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं वो हज़म होती है, उसको निज़ाम निज़ाम कहते हैं। ठीक है, और इन्हिज़ामी रुतूबत किसे कहेंगे? इन्हिज़ामी रुतूबत मतलब ग़िज़ा के हज़म होने में मदद करने वाली चीज़ें। जैसे हम लोग ने ये देख चुके हैं पहले भी कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसका हज़म होना मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग मुंह में निवाला रखते हैं, लुक़मा रखते हैं, तो वो थूक से मिलता है। तो थूक जो है वो निज़ामी रुतूबत है। और फिर बाद में पेट वगैरह में जाने के बाद में HCl है, तेज़ाब है, दूसरे एसिड्स है जो खाने को गलाते हैं, तो वो एसिड भी निज़ामी रुतूबत में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी बड़ी अहमियत है, इसके ज़रिए से ही ग़िज़ा हज़म होती है, निज़ामी रुतूबत के ज़रिए से। पांचवा सवाल है इंसानी जिस्म में तैयार होने वाले फासिद मादे कौन सा निज़ाम बाहर खारिज करता है। मतलब जो फासिद मादे हम ग़िज़ा हज़म करने के बाद जो बचा कुचा मादा होता है उसको कौन सा निज़ाम बाहर खारिज करता है? तो बड़ा सिंपल है, इस्तखराजी निज़ाम। इंसानों में तो इस्तखराजी निज़ाम आपको पता ही है, ठीक है, गुर्दे के ज़रिए से होता है। और नबातात की अगर हम लोग बात करें तो नबातात में गोंद निकलता है तने से, या पत्ते झड़ते हैं, वो भी अपने जो फासिद मादे हैं उसका इस्तिखराज करते हैं। छठा सवाल देखते हैं, तवानाई तैयार करने के अमल में दौरान खून का निज़ाम किस तरह काम करता है। अब हम लोग तवानाई तैयार कर रहे हैं, जैसे खाना खाए तो उससे तवानाई तैयार हो रही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, निशास्ता, प्रोटीन वगैरह चीज़ें हमने जो ग़िज़ा हज़म होने के बाद बन गई हमारे पेट में, तो वो दौरान खून के ज़रिए से, निज़ाम दौरान खून के ज़रिए से खलियात तक पहुंचती है। हमारे जिस्म में करोड़ों खलियात हैं, वहाँ तक खून के ज़रिए से जो चीज़ें हमने खाए हैं उसकी जो तवानाई है, सारी चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, वो खलियात तक पहुंचता है। ठीक है, इसलिए ये खून जो है वो पाइपलाइन का काम करता है, एक तरह का से देखे तो पूरे जिस्म में होता है ये। तो खून के ज़रिए से जो हम लोग की हमारी खाई हुई ग़िज़ा है वो अम्ल तरसील होता है और पूरे जिस्म में पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद में सातवां सवाल देखिए। सातवें सवाल में ये है कि इंसानी जिस्म के अंदरूनी आफ़ाल पर किस तरह काबू रखा जाता है, इसकी कितनी किस्में हैं। इंसानी जिस्म के अंदरूनी आफ़ाल की अगर हम लोग बात करें तो एक ही चीज़ है जो इस पर काबू रखती है, वो है दिमाग। ठीक है, अगर इसकी किस्मों की बात करें तो दिमाग के ज़रिए से हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि एक अज़बी निज़ाम होता है। अज़बी निज़ाम जो होता है, अज़बी खलिया आपको पता ही है, शाक के जैसा दिखता है, वो हर खलियात से लेकर तो दिमाग तक का जाता है। इसमें फिर नखाई दौड़ भी है, ठीक है, नज़ाई दौड़ भी शामिल है इसमें अज़बी निज़ाम में। और साथ साथ दूसरी अगर हम लोग बात करें तो कीमियाई काबू भी, केमिकल कंट्रोल भी होता है दिमाग के ज़रिए से, जो मुख्तलिफ महरक़ात खारिज करते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से से। ठीक है, तो ये इस तरीके के निज़ाम से जिस्म पर काबू रखा जाता है और उसके आफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं हमारे सबक के मेन टॉपिक पर। अब आप इतना पढ़ने से आपका रिवीजन हो गया होगा, आप इस काबिल हो गए होंगे कि अब यहाँ से आप वो पोजीशन पे हो गए कि सबक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। जानदार और हयाती आफ़ाल। इंसानी जिस्म में कई किस्म के निज़ाम मुसलसल अपने आफ़ाल अंजाम दे रहे हैं। निज़ाम अमले तनफ़ुस और निज़ाम दौरान खून, निज़ाम इस्तखराज और अज़बी निज़ाम वग़ैरह के साथ साथ जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी अज़ा अपने काम आज़ाना
आज़ादाना लेकिन हम आंगी के साथ करते हैं। हम आंगी किसे कहेंगे? कोऑर्डिनेशन, मतलब अगर दांत में हमारी उंगली फंस जाती है, अगर हम लोग बात करते करते खाना खाएं तो दांत में उंगली फंस जाती है, तो मतलब हम आंगी नहीं थी, दिमाग कहीं और था, उंगली कहीं और थी और खाना कहीं और, तो उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं होने की वजह से उंगली जो है वह दांत में फंस गई। हम आंगी से करना मतलब सारे काम एक साथ करेंगे और सही से होते हैं वो काम, तो उसको हम लोग हम आंगी कहते हैं। ये तमाम अज़ा और निज़ाम तमाम जानदारों में कमो बेश मुख्तलिफ तरीके से अंजाम पाते हैं। मतलब सारे जानदारों में ऐसी इसी तरीके से निज़ाम होता है, निज़ाम भी होता है, इस्तक़रार भी होता है, फिर उनके अंदर अज़वी निज़ाम भी होता है, सारी चीज़ें होती है सारे जानदारों में। ठीक है, उनका पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन यही है कि बाकी चीज़ें इस तरीके से ही होती हैं। इसके लिए जानदारों को मुसलसल तवानाई के सरचश्मे की ज़रूरत होती है। अब ये जो निज़ाम इतने निज़ाम अमले तनफ़ुज़, दौरान खून और इस्तख़राज, जज़्बी निज़ाम वगैरह के लिए भी तवानाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो तवानाई हम जो हासिल करते हैं वो ग़िज़ाई अशिया से हासिल करते हैं। हमने देखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं, हयातीन, विटामिन, और उसके बाद में प्रोटीन और चर्बी वगैरह से हमको क्या होती है, तवानाई हासिल होती है। ठीक है, इसमें मेन सोर्स जो है हमारा तवानाई का वो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी चीज़ें भी अहम है, लेकिन हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जो ग्लूकोज माना जाता है उसको, उसी से ज़्यादा तवानाई हासिल करते हैं। हर खलिए में तवानाई के मरकज़ की शक्ल में तवानियाँ आपने पढ़ चुके हैं हम, जो खलिए के अंदर जो मरकज़ होता है उसके वहाँ पर मरकज़ की शक्ल में तवानियाँ होता है, और तवानिया को माइक्रोकोंड्रिया कहते हैं, के ज़रिए तवानाई हासिल होती है। मतलब जब हम लोग ग़िज़ा वगैरह खाते हैं तो वो जाके तवानाई की शक्ल कहाँ पर इख्तियार करती है? तवानिये के अंदर, हमारे खलिए के अंदर जो तवानिया होता है, जो माइक्रोकोंड्रिया होता है, उसके अंदर जाकर जो ग़िज़ा है वो तवानाई की शक्ल इख्तियार करती है, तवानाई बनती है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, तवानिये में ग़िज़ा तैयार होती है, यानी माइक्रोकोंड्रिया में। इसके बाद देखो, तवानाई की तैयारी में सिर्फ ग़िज़ाई अशिया ही दरकार नहीं होती, बल्कि इसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। मतलब हम लोग फूड खाते हैं और ऑक्सीजन सांस लेते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। ठीक है, वो दोनों चीज़ों से क्या चीज़ पैदा होती है? एक तो एनर्जी पैदा होती है, ये एटीपी के रूप में एटीपी की शक्ल में पैदा होती है। ठीक है, एडेनाइन ट्राईफॉस्फेट की शक्ल में पैदा होती है, एटीपी का फुल फॉर्म है ये। तो इसके ज़रिए पैदा होती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज होती है। तो हम लोग दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक तो खाना और दूसरा ऑक्सीजन। इसके साथ में हम लोग अपनी तवानाई बनाते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तमाम अज्जा अम्ल तरसील के ज़रिए खलिए तक पहुँचते हैं। मतलब खून की जो अम्ल तरसील है, खून के ज़रिए से वो जो ग़िज़ा हज़म है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी और ग़िज़ा जो हज़म शुदा ग़िज़ा है वो दोनों खून के ज़रिए जिस्म के तमाम खलिए तक पहुँचते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने पहले भी सवालात में देखे हैं। कंट्रोल सिस्टम अज़वी निज़ाम तो तमाम आफ़ाल पर काबू रखता ही है, यानी तवानाई की तैयारी में हर हयाती आफ़ाल अपना अपना किरदार बखूबी अदा करता है। इन तमाम आफ़ाल के लिए भी तवानाई की ज़रूरत होती है। मतलब ये कंट्रोल सिस्टम, खून का बहाव, ये सारी चीज़ों के लिए भी तवानाई की ज़रूरत होती है, अज़वी निज़ाम के लिए भी। ठीक है, हम और दूसरे हैवानात फल और सब्ज़ियाँ तरकारी इस्तेमाल करते हैं। नबातात अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं। नबातात क्या करते हैं? ज़मीन से मादनियात और पानी वगैरह हासिल करते हैं, और सूरज की रोशनी हासिल करते हैं, और फिर अपना ग्लूकोज, शक्कर और जो भी चीज़ें हैं बनाते हैं। ज़रूरी चीज़ों से वो बढ़ते हैं, और जो एक्सेस चीज़ रहती है वो फल और दूसरी चीज़ों को मिल जाती है, जिससे फल तैयार होते हैं। वो ग़िज़ा का कुछ हिस्सा खुद इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ग़िज़ा फल, पत्तों और तनों और जड़ों में ज़ख़ीरा कर देते हैं। ये नबाताती अशिया हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और इनसे मुख्तलिफ़ तग़ज़ियाती मादे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, मादनियात हासिल करते हैं। इनके हुसूल के लिए हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं? तो ये सारे हुसूल के लिए हम लोग कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग जो है वो आलू वगैरह जो मीठी चीज़ें होगी उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है। फिर प्रोटीन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? तो प्रोटीन के हम लोग जो है वो गोश्त, मछली, दूध, अंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ग्राम तवानाई हासिल होती है।
4 किलो कैलोरी ग्राम तवानाई हासिल होती है। ये तवानाई दर हकीकत किस तरह हासिल होती है, आइए इसे देखेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं कि 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मतलब क्या, 4000 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम में 4000 कैलोरी हम लोग को तवानाई मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ये तवानाई कैसे मिलती है इसको हम लोग समझेंगे। आपने देखा होगा कि कई खिलाड़ी जो खेल के मैदान में, ये आपको दिया हुआ है, आइए दिमाग पर जोर दिए, खेल के मैदान में वक्फा लेकर कुछ अशिया खाते हैं या कुछ पीते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है, वो एक्चुअल में ग्लूकोज ही होता है, या फिर अगर वो केला वगैरह खा रहे हैं तो उसमें भी ग्लूकोज ही होता है, जिससे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, जो उनके अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है तो वो थकान की वजह से, तो वापस वो उनको तवानाई हासिल हो जाती है। ज़रा याद कीजिए, तनफ़ुस यानी क्या, तनफ़ुस का अमल किस तरह अंजाम पाता है। तो तनफ़ुस का अमल हम लोग ने देख चुके हैं, आपने नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, इसको हम लोग तनफ़ुस का अमल कहते हैं। ठीक है, ये ब्रीदिंग हो गई, तनफ़ुस का अमल है, ये हमने पढ़ा है अभी तक, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हम लोग इससे आगे जाएंगे। जानदार और तवानाई की तैयारी, इसमें हम लोग समझते हैं। जानदारों में अम्ल तनफ़ुस जिस्मानी और खुलवी इस तरह 2 सतहों पर अंजाम पाता है। मतलब जिस्मानी सतह पर यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, जिसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा खुलवी सतह पर भी होता है। खुलवी सतह पर मतलब जो हमने ग़िज़ा खाए हैं, यानी ग्लूकोज है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना है, तो ग्लूकोज और उसके बाद में ऑक्सीजन, ये दोनों जो है वो खलिए के अंदर तवानिये में यानी माइक्रोकोन्ड्रिया में जाते हैं और वहाँ जाके ग़िज़ा बनाते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी यानी तवानाई का जो चश्मा है वो बाहर उससे हासिल होता है। ठीक है, इसको हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें। तो खुलवी तकसीम, अभी आप इतना समझो कि जो तनफ़ुस का जो अमल है वो 2 किस्म का है। एक तो जिस्मानी सतह पर, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, जिस्मानी सतह पर। और खुलवी सतह पर यानी जो ग़िज़ा से और ऑक्सीजन से मिलकर जो तवानाई बन रही है, उसको भी हम लोग इसमें काउंट करेंगे। जिस्मानी सतह पर होने वाले तनफ़ुस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जिस्म और अतराफ़ के माहौल में लेन देन होता है। खुलवी सतह पर होने वाले तनफ़ुस अमल में ऑक्सीजन के ज़रिए या ऑक्सीजन के बग़ैर ग़िज़ाई अशिया की तकसीद होती है। मतलब तकसीद का अमल आपको पता है कि ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलेगी तो तकसीद का अमल होगा। ठीक है, या हाइड्रोजन खारिज होगी तो तकसीद का अमल होगा, ये आपने पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजनी तनफ़ुस क्या है। देखो, बताइए तो भला, मैं आपको यहाँ 3 सवालात दिए हैं। ग्लूकोज के एक सालमे में CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिल तरतीब कितने जौहर होते हैं। तो कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन जो है वो 12 और ऑक्सीजन जो है वो 6 होता है। तो C6H12O6 ये जो है वो फार्मूला है, सालमी ज़ाब्ता है ग्लूकोज का। ठीक है, ये तमाम जौहर एक दूसरे से किस बंदिश से जुड़े होते हैं, तो हमगिरी बंदिश से जुड़े होते हैं। ठीक है, सालमे की तकसीद से क्या मुराद है। देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिखाया है, तकसीद है। तो तकसीद क्या होती है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कीमियाई अमल करता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और यहाँ ATP नहीं दिया हुआ है, ATP भी बनता है, यानी तवानाई भी हासिल होती है। ठीक है, हम जिन अशिया का इस्तेमाल करते हैं इनमें से खुसूसन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल रोज़ाना दरकार तवानाई के हुसूल के लिए किया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या मेन सोर्स है हमारा तवानाई के हुसूल के लिए। ये तवानाई ATP की शक्ल में हासिल होती है, और ये तवानाई जो है वो खलिए में जाने के बाद हमको ATP की शक्ल में हासिल होती है। ATP जो है वो तवानाई का नाम है, आप इतना समझ लीजिए, एडिनाइन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। इसके लिए खलिए में ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की मलहरावार तकसीद होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप तकसीद होती है ग्लूकोज की, जिसकी वजह से तवानाई यानी ATP हासिल होता है। इसी को खुलवी सतह का तनफ़ुस कहते हैं, और इसी को खुलवी सतह का तनफ़ुस कहते हैं। खलिए में खुलवी तनफ़ुस 2 किस्म का होता है। अब खलिए में जो तनफ़ुस होता है खुलवी सतह का, वो भी 2 किस्म का होता है, एक ऑक्सीजनी तनफ़ुस और दूसरा है गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस। अब ऑक्सीजनी तनफ़ुस जो है उसके 3 मरहलों में ग्लूकोज की तकसीद होती है।
तो अभी हम लोग इस वीडियो में तो ऑक्सीजनी तनफ्फुस ही देखने वाले हैं। ऑक्सीजनी तनफ्फुस जो 3 मरहलों में होती है वो कौन से 3 मरहले हैं? पहला है शक्कर पाशीदगी, ग्लाइकोलाइसिस जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा है उसके बाद में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी क्रिप चक्कर या क्रिप साइकिल कह सकते हैं इसे, और इसे साइट्रिक दौर भी कहते हैं। इसके बाद में तीसरा है इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीर तामुल, ईटीसी रिएक्शन, ठीक है। ये 3 पार्ट में जो है वो ऑक्सीजनी तनफ्फुस जो खलिए के अंदर अंजाम देता है, ये 3 पार्ट में ग्लूकोज की जो है वो तकसीद होती है। तो सबसे पहला है शक्कर पाशीदगी। शक्कर पाशीदगी यानी ग्लाइकोलाइसिस, ये खलिया माया में होने वाले अमल में ग्लूकोज एक सालमे का मलहवार तजिया होकर पायरोइक एसिड। अब देखो ये अमल तो है शक्कर पाशीदगी, खलिया माया में अंजाम पाता है। पहले ग्लूकोज जो है वो खलिया माया में जाता है, वहाँ जाने के बाद में उसकी तकसीद होती है यानी ऑक्सीडेशन होता है। वो ऑक्सीजन के साथ में वो जो ऑक्सीजन हमने लिए हैं उसके साथ में मिलता है वो ग्लूकोज, और मिलने के बाद में सबसे पहले जो है वो पायरोविक एसिड बनता है, ठीक है। पायरोविक एसिड बनता है, एटीपी बनता है, NADH2 बनता है, और पानी के 2 साल्मत तैयार होते हैं। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तवानाई से भरपूर साल्मा। ये मेन हमारा तवानाई का सोर्स है, इसको तवानाई की करेंसी भी कहते हैं। और दूसरा है यहाँ पर एक और चीज़ जो मददगार साल्मा तैयार हुआ है तवानाई हासिल करने के लिए, वो है NAD, निकोटिनाइन एडिनाइन ड्राई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये NAD जो है ये क्या है? ये तवानाई हासिल करने के लिए मददगार साल्मा होता है, ठीक है। चलिए इस अमल में तैयार होने वाले पायरुविक एसिड के साल्मात एसिटिक कोजाइम ए की साल्मात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब जो हमने देखे हैं पहले स्टेप में कि जो पायरुविक एसिड तैयार हो गया वो क्या करते हैं, भी पायरुविक एसिड जो है एसिटिक कोजाइम ए के साल्मात की शक्ल इख्तियार करते हैं। मतलब इसकी शक्ल अब फिर चेंज हो जाती है, क्या बन जाता है? एसिटिक कोजाइम ए बन जाता है, ठीक है। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 साल में और NADH2 के 2 साल में तैयार होते हैं। अब देखो पहले भी क्या तैयार हुआ था? अगर हम लोग पहले देखें तो पहले क्या तैयार हुआ था? पायरुविक एसिड तैयार हुआ था, वो तो चेंज हो जा रहा है कोजाइम ए में। तो यानी यहाँ क्या तैयार हो रहा है? एक ATP हासिल हो रहा है हमको, ATP तैयार हो रहा है, NADH2 तैयार हो रहा है, पानी तैयार हो रहा है, 3 चीज़ तैयार हो रही है। और दूसरे स्टेप में क्या तैयार हो रहा है? कोजाइम ए तैयार हो रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रही है, और फिर बाद में NADH2 यानी 2 मददगार साल्मा है तवानाई हासिल के लिए, वो तैयार हो रहा है। अब इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं शक्कर पाशीदगी के बारे में। साइंसदानों का तारुफ आपको दिया हुआ है। शक्कर पाशीदगी ग्लाइकोलाइसिस का तामुल गुस्ताव एम्बिडेन, ओटो मेयरहाफ और जैक पारनास नामी 3 साइंसदानों और इनके दीगर मावीन ने दरियाफ़्त किया। मतलब ये 3 साइंसदान हैं, इन्होंने दरियाफ़्त किया, इसके लिए उन्होंने उजलात पर तजुर्बा किया। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस तामुल को एम्बिडेन, मेयरहाफ, पारनास पाथवे, EMP पाथवे भी कहते हैं। मतलब इनके सरनेम्स पर उसका ग्लाइकोलाइसिस का नाम भी कहा जाता है। और दूसरा हमारा जो अभी आ रहा है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दौर को सर हेनरी क्रिप्स ने मालूम किया। इसलिए इस दौरी तामुल को क्रिप चक्कर या कहते हैं कि इसको क्रिप चक्कर भी इनके नाम पर कहा जाता है। इस दरियाफ्त के लिए उन्हें 1953 के नोबल इनाम से भी नवाजा गया। यानी 1953 में जो नोबल इनाम मिला था वो इनको मिला था, किस लिए मिला था? कि उन्होंने क्रिप चक्कर की जो है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दौड़ जो है उसको मालूम किया था। चलिए क्रिप चक्कर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दौर एसिटिक कोजाइम ए के साल्मात तवानिये में दाखिल होते हैं। अब क्या होता है? एसिटिक कोजाइम ए जो बना था उसके साल्मात जो है वो तवानिये में दाखिल होते हैं। वहाँ पर इन पर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दौर क्रिप साइकिल के तामुल अंजाम पाते हैं। यानी वो चक्कर जैसा तामुल होता है। ये 9-10 तामुल, इसमें 9 तामुल होते हैं एक्चुअल में, लेकिन आपको अभी वो इतना हायर स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ना है, वो आपको 11th-12th में आएगा। तो एक साइकिल के जैसा दौड़ चलता है और वो चीज़ वापस से बनती जाती है। ऐसा इन तामुल के ज़रिए एसिटिक कोजाइम ए के साल्मात में मौजूद एसिटिक की मुकम्मल तकसीद होती है और इसके ज़रिए
कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NADH2, FADH2 और ATP के सालमात जो है वो तैयार होते हैं। अब देखो ये शक्कर, यहाँ पर देखो अब साइकिल भी दिया है, CTA है ना, ट्राई कार्बोलिक एसिड दौर यानी क्रिप्स साइकिल। यहाँ पर देखो एसिटिक कोजाई में शक्कर आपको दिखाया है, ये किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तवानिये के अंदर ये अमल अंजाम पा रहा है। और इसमें यहाँ पर जो FAD है वो फिकोन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड है, ये भी मददगार सालमा है। NADH2 और FADH2 दोनों जो है वो तवानाई हासिल करने के लिए मददगार सालमे होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा वाला है, ये सिंपल है, आपको अगर पेपर में लिखने भी आए तो इतना ही लिखना है आपको जितना आपकी किताब में दिया हुआ है कि ये एसिटिक कोजाई में के जो सालमात है वो एसिटिल की मुकम्मल तकसीद हो जाती है, कोजाइम ए में से एसिटिल की मुकम्मल तकसीद हो जाती है। इसके ज़रिए से जो है वो हम लोग को ये चीज़ याद रखनी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी H2O, NADH2, FADH2 और ATP के सालमात हासिल होते हैं। ये इतनी चीज़ें सालमात हासिल होते हैं। और हमने इससे पहले वाले जो शक्कर पाशीदगी में भी देखे थे कि कितने हमको सालमात हासिल हुए थे। अब आगे देखते हैं तीसरा वाला, इससे हमको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनी मुंतकिली जंजीर तामुल, ETC रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनी मुंतकिली जंजीर तामुल भी तवानिये में अंजाम पाता है, ये भी तवानिये के अंदर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेन का लेन देन होता है। अब मंदरजा वाला तमाम तामुल के दौरान, मतलब जितने भी तामुल हमने अभी देखे हैं, यानी इससे पहले वाले क्रीप चक्कर और ग्लाइकोलाइसिस, उनके दौरान NADH2 के हर साल में से 3, NADH2 के हर साल में से 3, मतलब NADH2 का जो सालमा होगा उससे 3 ATP और FADH2 के साल में से 2 ATP, NADH2 से 3 और FADH2 से 2 ATP के सालमात हासिल होते हैं। इस अमल से ATP के सालमात के अलावा पानी के भी सालमात तैयार होते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद होती है, मतलब कंप्लीट ग्लूकोज की जो है वो तकसीद हो जाती है ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में। और इसमें तवानाई के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के सालमात भी तैयार होते हैं, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन के ज़रिए से जो है वो ग्लूकोज की पूरी तकसीद होती है। इसको देखो, यहाँ आप देखोगे अगर समझ में आएगा आपको, ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो बनता ही है। ये इसका केमिकल हम लोग सालमी ज़ाब्ता कह सकते हैं। अगर आप रेड एरो से देखो तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड से ऑक्सीजन जो है वो तवानी इसमें जा रहा है, खलिया माया में ग्लूकोज जा रहा है पहले, और ऑक्सीजन जो है वो तवानिये में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में वो वहाँ से स्मॉलर मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का, यानी वो कोजाई में बनता है, फिर बाद में तवानिये में जाता है, और तवानिये में ऑक्सीजन भी रहता है। और ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद में 3 चीज़ें यहाँ पर निकलती हुई दिख रही है, एक एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 चीज़ें बनती है, ठीक है। अब देखो जो क्रीप साइकिल है ये पूरा, मतलब पूरा रिएक्शन है, ये पूरा रिएक्शन है, इसको यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड कहाँ जाता है, तवानिये में जाता है। और वहाँ जाकर क्या होता है, क्रीप साइकिल कोजाइम ए के ऊपर, एसिटेल में से कोजाइम ए के ऊपर काम होता है और क्रीप साइकिल चलता है, क्रीप साइकिल चलता है। और साथ में फिर उसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र सिस्टम चलता है, ठीक है। इसके अंदर भी ऑक्सीजन मिलती है। तो जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसमें 2 ATP के सालमात हमको हासिल होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन का काम होता है तो उसमें 36 ATP के सालमात हासिल होते हैं। इस तरीके से टोटल हम लोगों को 38 ATP के सालमात हासिल हो जाते हैं इस पूरे ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ के अंदर। तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि इसमें 38 ATP के सालमात हासिल होते हैं। अब ATP क्या है, इसका आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है थोड़ा। ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट तवानाई से भरपूर सालमा होता है। इसमें फास्फेट के 3 साल में एक दूसरे से जिस बंदिश से जुड़े होते हैं, इन बंदिशों में तवानाई का ज़ख़ीरा होता है। ज़रूरत के मुताबिक खलिए में इन सालमात का ज़ख़ीरा किया जाता है, मतलब ये तवानाई से भरपूर सालमा होता है और इसका खलिए में ज़ख़ीरा किया जाता है। कीमियाई नुक्ते नज़र से ATP एडिनोसिन
राइबोज न्यूक्लियोटाइड से तैयार शुदा ट्राइफॉस्फेट का साल्मा होता है। इन राइबोज न्यूक्लियोसाइड साइड से तैयार किया हुआ ट्राइफॉस्फेट का साल्मा होता है, जिसमें एडिनिन या नामी नाइट्रोजनी साल्मा और राइबोज ये शक्कर है C5H10 और O5। ये पेक्टोज शक्कर और दूसरी शक्कर है पेक्टोज शक्कर और 3 फास्फेट के साल में होते हैं। तवानाई की ज़रूरत के मुताबिक एटीपी में मौजूद फास्फेट के सालमात की बंदिश टूट कर तवानाई हासिल की जाती है। मतलब इतनी सारी शक्कर और इतने सारे सालमात उसके अंदर एटीपी के अंदर होते हैं, और जब इसको फास्फेट की जो बंदिश है उसको वो टूटती है तो हमको जो स्टोर किया हुआ एटीपी जो खलिए के अंदर है उससे हमको तवानाई मिलती है और हम लोग रोज़मर्रा के अपने काम अंजाम देते हैं। इसलिए एटीपी को तवानाई की करेंसी कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, अगर फाका कशी और भूख हड़ताल जैसी खुसूसी हालात में जिस्म में अगर कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा कम हो जाए तो तवानाई हासिल करने के लिए जिस्म में मौजूद रोगनी मादे और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब देखो, तनफ़ुज़ ये वो ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में ही अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा कम हो गया, तो हमारे बदन में जो स्टोर रोगनी मादे हैं यानी चर्बी और दूसरी चीज़ें हैं और प्रोटीन है, तो इनके ज़रिए से भी तवानाई हासिल की जाती है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ आप याद रखिए, रोगनी मादे और प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा कम होने पर तवानाई हासिल की जा सकती है। जैसे भूख हड़ताल या फाका कशी या रोज़े के वक्त में जो हम लोग तवानाई मिलती है हम लोग को, वो हमारे अंदर जो बदन के अंदर ऑलरेडी जो इंस्टॉल पहले से है रोगनी मादे और चर्बी या प्रोटीन, उसके ज़रिए रोगनी मादे को रोगनी तेज़ाब में तब्दील किया जाता है। रोगनी मादा काय में चेंज होता है? रोगनी तेज़ाब में होता है। सिंपल है, रोगनी मादा रोगनी तेज़ाब में चेंज होता है, जबकि प्रोटीन अमीनो एसिड में तब्दील होता है। और पता है आपको अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में तब्दील हो जाता है। रोगनी तेज़ाब और अमीनो एसिड को एसिटिल कोजाइम ए में तब्दील किया जाता है और एसिटिक कोजाइम ए के सालमात को क्रिब चक्कर तामुल के ज़रिए तवानिये में मुकम्मल तकसीद करके तवानाई हासिल की जाती है। मतलब अगर हम लोग रोगनी मादे की बात करें तो रोगनी मादा जो है वो तेज़ाब में तब्दील होगा और तेज़ाब एसिटिक कोजाइम ए में तब्दील होगा और एसिटिक कोजाइम ए जो है वो उसके ऊपर क्रिब चक्कर का तामुल होगा और तवानिये में इसकी मुकम्मल तकसीद होकर तवानाई हासिल होगी। इसको हम लोग देखो यहाँ पर समझ सकते हैं, एक वेब है, ये वेब के ज़रिए से आप जितना हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसका सारा का कंक्लूजन जो है वो इस वेब में है। कार्बोहाइड्रेट, रोगनी मादे और प्रोटीन से ऑक्सीजन तनफ़ुस के ज़रिए तवानाई के हुसूल का तामुल। मतलब ये तीनों चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट से, रोगनी मादे से और प्रोटीन से हम लोग ऑक्सीजनी तनफ़ुस करते हैं। लेकिन रोगनी मादे और प्रोटीन से ऑक्सीजनी तनफ़ुस कब करते हैं? जब हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार या ज़ख़ीरा कम हो जाए, जब, यानी भूख या फाका कशी की हालत में जब। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो रोगनी मादे और प्रोटीन से जो है वो ऑक्सीजनी तनफ़ुस नहीं होगा, यानी तवानाई नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट वाला देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी सेंटर वाला जो है, कार्बोहाइड्रेट से शक्कर पाशीदगी होती है, पायरुविक एसिड बनता है, एसिटिक कोजाइम ए बनता है, फिर वो क्रिब चक्कर में जाता है, उसके ऊपर मुकम्मल तकसीद होकर जो है वो तवानाई यानी एटीपी और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। और रोगनी मादे की हम लोग राइट हैंड साइड में बात करें तो रोगनी मादे से तेज़ाब बनता है, रोगनी तेज़ाब बनता है, ये अभी हमने अभी ही पढ़े हैं। फिर उससे एसिटिल कोजाइम ए तैयार होता है, फिर क्रिब चक्कर में उसके ऊपर मुकम्मल तकसीद होती है, तवानाई और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हासिल होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है। देखो, प्रोटीन से अमीनो एसिड और रोगनी मादे से रोगनी तेज़ाब, ये दोनों चीज़ याद रख लो, बाकी ये वेब इजी है। प्रोटीन से रोगनी तेज़ाब बन रहा है और प्रोटीन से अमीनो एसिड बन रहा है और रोगनी मादे से रोगनी तेज़ाब बन रहा है। फिर दोनों के ऊपर एसिटिक कोजाइम ए में एसिटिक कोजाइम ए बन जाते हैं, फिर दोनों के ऊपर क्रिब चक्कर हो रहा है और फिर तवानाई पानी और वो हासिल हो रहा है। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको। ये वेब भी याद रखोगे तो आप ये ऑक्सीजनी तनफ़ुस आराम से लिख सकते हो। इस वीडियो में जो हम लोग बात करें हैं इतना ही है। इसके नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस क्या है और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा से हासिल होने वाली तवानाई, और दूसरी कुछ ग़िज़ाई अज्जा हैं जो मुख्तलिफ़, उनसे कैसी तवानाई हासिल होती है, इसको हम लोग समझेंगे।